वेलकम टू मौर्य क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, अब हम चालू करने वाले क्लास 11th, यानी क्लास 11th का पूरी तरीके से एकदम बढ़िया तरीके से रिवीजन करेंगे और बढ़िया 1 बाय 1 करके सारी चीज़ों को समझाएंगे। जैसे आज के दिन मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ सेक्शन ए विभाग, कल की वीडियो में सेक्शन बी, फिर नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन सी, फिर डी, फिर ई। इस तरीके से मैं आपको 1 बाय 1 करके पूरा सीरीज वाइज आपको टॉपिक कॉन्सेप्ट समझाएंगे। हम आपको यहाँ पर रट्टा मारने का काम नहीं दे रहे, हम आपको यहाँ समझाने आए हैं, हम आपको यहाँ पर बताने आए हैं, हम आपको यहाँ पर चीज़ों को समझाएंगे एकदम डिटेल में बेटा। तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। क्या करना है? बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है बेटा। मैं सारी चीज़ों को 1 बाय 1 करके डिटेल में समझाऊंगा। बस आपको करना क्या है? पढ़ते रहना है, समझते रहना है बेटा। अगर मुझसे कहीं भी गलतियां हो सो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हाँ सर, आपकी यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हो गई है, प्लीज़ उसे सुधार लीजिए। डेफिनेटली बेटा हम उसे ज़रूर सुधारेंगे, ठीक है? क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट की वजह से बेटा हम ये सारी चीज़ों को और अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। तो बेटा पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, ध्यान से समझते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। एकदम डिटेल में समझाऊंगा, ध्यान से समझते जाना। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि आर्थिक प्रवृत्ति का उद्देश्य क्या होता है। सबसे पहले समझो, आर्थिक प्रवृत्ति मतलब जो आय के उद्देश्य से की जाने वाली प्रवृत्ति होती है आर्थिक प्रवृत्ति, जहां पर पैसे की लेन देन होती है वो। और आर्थिक प्रवृत्ति का मेन पर्पस क्या होता है, मेन उद्देश्य क्या होता है? पैसे कमाना। मेन उद्देश्य क्या होता है आर्थिक प्रवृत्ति का? पैसे कमाना। तो यहाँ पर आएगा वित्तीय प्रतिफल। वित्तीय प्रतिफल, वित्तीय क्या होता है सर? पैसा होता है, पैसा, मनी, ठीक है। आर्थिक प्रवृत्ति का मेन उद्देश्य, मेन पर्पस होता है पैसा कमाना, ठीक है। वित्तीय प्रतिफल याद रखना, सेवा नहीं हो सकता है। सेवा क्या है? अनार्थिक प्रवृत्ति, बिन आर्थिक प्रवृत्ति। प्रेम भी नहीं हो सकता, वो भी बिन आर्थिक प्रवृत्ति। संवेदना, ये भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या हमारे पास? ऑप्शन बी, वित्तीय प्रतिफल। नेक्स्ट क्वेश्चन, धंधा का अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है, क्या अनिवार्य है? अगर आप अपने बिजनेस को हमेशा कंटिन्यू करना चाहते हो तो आपके लिए क्या जरूरी है? तो याद रखना, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में लाभ होना बहुत जरूरी है। अगर आपको कंपनी में लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेस में फायदा हो रहा है, तो आप अपने बिजनेस को क्या करोगे? कंटिन्यू करोगे। अगर बिजनेस में बार बार नुकसान हो रहा है तो आप थोड़ी अपना बिजनेस चलाओगे, राइट? अनार्थिक प्रवृत्ति तो होगा नहीं, देश सेवा भी होगा नहीं, और पुनर्निर्यात भी होगा नहीं। ऑप्शन सी। तीसरा क्वेश्चन, धंधा की कार्य क्षमता का मापदंड। देखो वो स्पेशल वर्ड बोला बेटा कि धंधा के लिए कार्य क्षमता का मापदंड क्या है। तो क्या मापदंड है बेटा, उसे भी ध्यान से समझते बेटा। तो याद रखना, धंधा का मेन उद्देश्य, मेन मापदंड एक ही है, सिर्फ और सिर्फ फायदा लेना, लाभ कमाना, बस। क्लियर? एंड क्वेश्चन नंबर 4, कच्चे माल में से माल का उत्पादन होने से कौन सा दृष्टिकोण का सर्जन होता है? इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है। अगर कच्चे माल में से माल का उत्पादन होता है तो कौन सा दृष्टिगुण होगा? याद रखना, वो होगा स्वरूप का दृष्टिगुण। क्या होगा? स्वरूप का दृष्टिगुण, ठीक है। पांचवा, धंधा का महत्तम संपत्ति सर्जन करने का उद्देश्य किस आर्थिक प्रवृत्ति से संबंधित है? तो उसका आएगा मालिक से संबंधित है। कि मालिक ही खुद चाहता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या करें? संपत्ति कमाए, पैसे कमाए। रोजगार के बदले क्या दिया जाता है बेटा? यानी याद रखना, अगर आप किसी के यहाँ नौकरी करते हो, रोजगार प्राप्त करते हो, तो रोजगार के बदले आपको क्या दिया जाता है? रोजगार के बदले आपको बड़ा वेतन दिया जाता है, पगार दिया जाता है। व्यापार कैसी प्रवृत्ति बेटा? ध्यान से सुनना, व्यापार कैसी प्रवृत्ति है? तो व्यापार एक आर्थिक प्रवृत्ति है, ठीक है। अच्छा,
प्राकृतिक संपत्ति के तुष्टि गुण में वृद्धि करके उत्पादन अर्थात क्या? प्राकृतिक संपत्ति के तुष्टि गुण में वृद्धि करके उत्पादन करना अर्थात क्या? तो इसका आंसर आएगा उद्योग। संपत्ति बढ़ाओ और उत्पादन में वृद्धि करो, मतलब उद्योग। फिर आगे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य उद्योग, ये किस उद्योग की मतलब किस उद्योग के प्रकार में बताया जाता है बेटा? तो याद रखना उसका आंसर जो है बेटा वो प्राथमिक उद्योग के अंदर आता है बेटा। जैसे कृषि है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, मुर्गी पालन, बतख पालन, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? प्राथमिक उद्योग में आते हैं। ठीक है बेटा। 10वां क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा? 10वां क्वेश्चन में हम लोग पढ़ लेते हैं कि सरकारी कर्मचारी अपने श्रम के बदले वेतन प्राप्त करता है, तो यहाँ किस प्रकार की आर्थिक प्रवृत्ति कहलाती है? तो ये रोजगार कहलाता है। क्योंकि कभी भी हम किसी के यहाँ नौकरी करते हैं तो नौकरी के बदले हमें अगर वेतन मिलता है तो वो जो वेतन मिलता है वो रोजगार की कैटेगरी के अंदर आता है। तो आई होप, आशा करता हूँ कि आपको ये चीजें बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है। अगर चीजें समझ में आ रही है बेटा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा बेटा, बहुत मोटिवेशन मिलता है अच्छे से समझाने में बेटा, क्योंकि इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है और बिना प्रैक्टिस से कोई भी चीजें नहीं आती। डन, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते बेटा और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते बेटा। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा बेटा? दूसरा चैप्टर का है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बीमा अनुबंध के अनुसार नहीं होता है? यानी कि बीमा के सिद्धांतों को नहीं मानता है। तो वहां पर आएगा लाभ का सिद्धांत, क्योंकि बीमा कभी भी लाभ के प्रॉफिट के माध्यम से काम नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बीमा का सिद्धांत लागू नहीं होता है। बीमा के सिद्धांत में कभी भी लाभ का सिद्धांत नहीं आता है। बीमा के सिद्धांत में क्या क्या आता है? जैसे संपूर्ण विश्वास का सिद्धांत आता है, बीमा योग का हित का सिद्धांत आता है, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत आता है, लेकिन लाभ का सिद्धांत नहीं आता है। दूसरा क्वेश्चन, सामान्य बीमा का कौन सा प्रकार सबसे प्राचीन है और सर्वव्यापी है? इसका पूछा है, सामान्य बीमा में सबसे पुराना बोला है, सबसे प्राचीन बोला है। तो सबसे प्राचीन कौन सा बीमा है? समुद्री बीमा बेटा। ठीक है, कौन सा बीमा है? समुद्री बीमा। चलिए, विदेशी बीमा कंपनी भारतीय बीमा कंपनियों को कितना प्रतिशत प्रत्यक्ष विनियोग करता है, यानी कर करती है, टैक्स भरता है प्रत्यक्ष? यानी विदेशी जो कंपनियां हैं बीमा की और भारतीय कंपनियों की बीमा की कितना प्रतिशत प्रत्यक्ष विनियोग कर यानी टैक्स करती है? तो उसका आएगा 49% का। कितना आएगा? 49% आएगा। कितना आएगा? 49%। ठीक है, क्लियर बड़ा? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चौथा, किसान विकास पत्र में परिपक्वता तिथि कितनी समय कितनी रकम ब्याज सहित भुगतान की जाती है? कितनी रकम? परिपक्वता का मतलब होता है बेटा कि जो डेट हमारा पूरी हो गई, डेट परिपक्व हो गया हो। ठीक है, तो उसमें कितना कितना गुना हमें क्या बोलते हैं ब्याज भरना पड़ता है बेटा? तो याद रखना 2 गुना। क्या आएगा बेटा? 2 गुना आएगा। क्या आएगा? 2 गुना आएगा। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते 5वां, निम्नलिखित में से कौन से बीमा सबसे अधिक और जोखिम तत्व होता है बेटा? यानी कि ऐसा कौन सा बीमा लेने से जो सबसे अधिक जोखिम होता है? सबसे अधिक जोखिम किसमें होता है बेटा? तो याद रखना सबसे अधिक जोखिम आपको हवाई बीमा में देखने को मिलेगा बेटा। ठीक है, एंड छठा, मनी ऑर्डर किस सेवा में डाकिया द्वारा पैसे घर पर नहीं पहुंचाए जाते हैं? डाकिया द्वारा पैसे कभी भी घर पे नहीं पहुंचाए जाते हैं। तो मनी ऑर्डर किस सेवा में पहुंचाया जाता है, किस सेवा में नहीं पहुंचाया जाता है? तो याद रखना, मैं आपको बता देता हूँ, इंटेंट मनी ऑर्डर IMO, जो डायरेक्टली आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। डन, क्लियर? आगे बढ़े बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस प्रकार के खाते जमा रकम पर ब्याज नहीं दिया जाता? याद रखना, जमा रकम पे ब्याज मतलब ऐसा कौन सा खाता है जिसमें जमा करने पर ब्याज नहीं मिलता है? तो याद रखना, चालू खाता एक ऐसा खाता होता है जिसमें कभी भी ब्याज नहीं मिलता है, उसमें बल्कि हमें ब्याज देना पड़ता है। ठीक है, आगे
किस प्रकार के खाते में निश्चित समय पर निर्धारित रकम जमा करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है? तो वो है रिकरिंग खाता। एक समय विधि होती है बेटा, एक टाइम होता है, कुछ टाइम पे आपको पैसे जमा करवाने पड़ते हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, कौन से जमा खाते पर बैंक सबसे अधिक ब्याज देती है? ऐसा कौन सा जमा खाता है जिसमें सबसे ज़्यादा ब्याज हमें मिलता है? तो वो है सावधि जमा खाता। सावधि जमा खाता में सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है। याद रखना, सबसे ज़्यादा ब्याज किसमें मिलता है? सावधि जमा खाता में। भारत की केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? तो उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब केंद्रीय मतलब जो सेंट्रल बैंक होती है, तो सेंट्रल बैंक भारत की कौन सी है? आरबीआई है। आरबीआई, आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। एंड नेक्स्ट, ओवरड्राफ्ट की सुविधा निश्चित समय के लिए दी जाए तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो कैश क्रेडिट के लिए। अगर आप ओवरड्राफ्ट की सुविधा किसी निश्चित समय के लिए अगर ले रहे हो तो उसे कैश क्रेडिट कहा जाता है। ठीक है। बैंक अपना भुगतान के लिए चेक देती है, यानी बैंक ऋण भुगतान करने के लिए जो चेक देती है उसको क्या बोलते हैं? पे ऑर्डर। याद रखना, बैंक अपना ऋण भुगतान करने के लिए अगर चेक दे, याद रखना फिर से, बैंक अपना ऋण भुगतान करने के लिए अगर आपको चेक देती है उसे पे ऑर्डर कहा जाता है। देखो, प्रवास में नगद इन जोखिम के समक्ष बैंक में से कौन सी सुविधा का लाभ लिया जाता है? मान लो आप ट्रैवल करने जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, आपको डर है कि हमारा पैसा चोरी ना हो जाए, तो उसके लिए मतलब जो बैंक वाला आपको एक सुविधा देता है जिसे ट्रैवल चेक कहा जाता है। वो चेक अगर सामने वाले दे दे तो आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, उसे ट्रैवल चेक कहा जाता है। आरटीजीएस में कम से कम कितनी रकम का स्थानांतरण किया जाता है? कम से कम 50, कम से कम 50,000 तक आप रकम को ट्रांसफर कर सकते हो। इस प्रकार के व्यवहार में मध्यस्थ बैंक बैच में के अनुसार व्यवहार करती है, तो वो एनईएफटी के द्वारा। 10वां, बैंकों के बैंक के मध्य परस्पर व्यवहार द्वारा उसके बीच तत्काल पैदा हुई द्रव्य की समस्या निवारण करके किसके द्वारा किया जाता है? तो कॉल मनी के द्वारा। एनएफटी में अधिक से अधिक कितनी रकम का विस्तार होता है? तो 2 लाख। कम से कम बोले अगर आरटीजीएस में तो 50,000 और एनएफटी में अधिक से अधिक बोले तो 2 लाख होते हैं। ठीक है। बैंकों की ओर से ग्राहकों को उसकी साख के आधार पर कौन सा कार्ड दिया जाता है? तो क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। जो क्रेडिट कार्ड क्या होता है? आप सामान वामान ले लिए, आपके अकाउंट से 45 दिन के बाद पैसे कटते हैं, उसे कैश क्रेडिट कहा जाता है, सॉरी क्रेडिट कार्ड कहा जाता है, जो आपको उधार देती है, उधार की इस साख के आधार पर देती है, उधार देती है बैंकों के आधार पे। बैंकों की ओर से ग्राहकों को उसकी साख के आधार पर उसको क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेगा हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर किस प्रक्रिया द्वारा ग्राहक को उत्पादन की कीमत के लिए बोली लगाकर क्रय विक्रय की सुविधा प्रदान की जाती है? तो वो आएगा ग्राहक से ग्राहक, ग्राहक से ग्राहक। रेलवे टिकट देश भर में किसी भी स्थल से प्राप्त की जा सकती है, उसे किस प्रकार का नेटवर्क कहते हैं? तो वो इंटरप्राइज वेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरप्राइज वेन, जो कहीं दुनिया भर के कहीं भी जगह से आप रेलवे टिकट प्राप्त कर सकते हो। धंधा की इकाई अपने कार्यों के बाहर की संस्था को सौंपे तो उसे ईमेल कहा जाता है। अन्य व्यक्ति के मन में आवश्यक समझ उत्पन्न करने की समग्र प्रक्रिया को कहा जाता है संदेश। इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर की मदद से कंप्यूटर के पर्दे पर संदेश टाइप करके उसके आदान प्रदान की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ईमेल कहा जाता है। विद्युत यंत्र तथा माध्यमों के मदद से होने वाली वाणिज्य का विनिमय या वितरण को क्या कहा जाता है? ई कॉमर्स कहा जाता है।
सूचना के सुपर हाईवे के रूप में किसे कहा गया है? इंटरनेट सेवा को सुपर हाईवे कहा गया, क्योंकि सबसे तेज रफ्तार से अगर कोई चीज पहुंचता है तो वो है इंटरनेट की सेवा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उससे भी हम लोग डिटेल में समझते हैं। बस इतना अगर आप सुन के भी जाते हो, सिर्फ मेरी वीडियो को सुन लेते हो, तो गारंटी कहता हूँ कि आपके 16 में से 16 एमसीक्यू से डेफिनेटली आपके जेब में होगा। कभी भी स्टेट हो, अकाउंट हो, इको हो, बीए हो, कहीं से भी तैयारी करो तो याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। अगर सेक्शन ए सेक्शन बी अगर आपका अच्छा चला गया ना तो आपका सारा पेपर अच्छा जाएगा। इस बात को मानो बेटा, और मैं बहुत एक्सपीरियंस के साथ आपको समझा रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धंधा के साहस का सबसे प्राचीन और सरल स्वरूप कौन सा है? व्यक्तिगत मालिकी। ये जो व्यक्तिगत मालिकी है सबसे प्राचीन है और सरल भी। कौन से स्वरूप में मालिकी, स्थापक और संचालक एक ही होता है? और वो व्यक्तिगत मालिकी। व्यक्तिगत मालिकी में व्यक्ति मालिक भी वही होता है, स्थापक भी होता है, संचालक भी वही होता है। हिंदू अविभक्त कुटुंब की पीढ़ी में संचालन किसे कहा गया है? मैनेजर को। ठीक है, बड़ा यहाँ पर मैनेजर नहीं आएगा, यहाँ पर मैनेजर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा कर्ता। किसको बताएगा बड़ा? कर्ता को बताएगा। ठीक है, क्लियर बड़ा? चलिए, ठीक है, इसमें आएगा बड़ा कर्ता। हिंदू अविभक्त कुटुंब पीढ़ी के सदस्य पद कैसे प्राप्त होता है? जन्म से प्राप्त हो जाता है बड़ा। बच्चा जैसे पैदा होता है वैसे उसको वहां का सदस्यता प्राप्त हो जाती है। भारतीय साझेदारी अधिनियम कब अस्तित्व में आया? 1932 में। साझेदारी पीढ़ी में कम से कम कितने सदस्य होते हैं? तो 2। हाल ही में साझेदारी पीढ़ी में अधिक से अधिक कितने सदस्य होते हैं? 50। साझेदारी कानून के अनुसार साझेदारी पीढ़ी का पंजीकरण करवाना अर्थात अनिवार्य जरूरी नहीं। कभी भी अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हो तो उसमें बड़ा पार्टनरशिप करवाना कोई भी जरूरी नहीं है, लेकिन करवाने से बड़ा आपका भी बेनिफिट होता है। धंधा करने के लिए समय मर्यादा के साथ रची जाने वाली साझेदारी अर्थात निश्चित अवधि की साझेदारी पीढ़ी। जिस पीढ़ी की आयु साझेदारों की इच्छा के आधारित हो, ऐसे साझेदार पीढ़ी को क्या कहा जाता है? ऐच्छिक साझेदारी कहा जाता है। आयु आशा करता हूँ आपको ये चीजें बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, याद हो जाएगा तो बड़ा वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, सरकारी मंडली में सदस्य प्रति सदस्य मत दे सकता है, यानी कि सब सदस्यों में से कोई एक व्यक्ति, मतलब सभी लोगों को एक ही वोट देने का अधिकार है। सरकारी मंडली को किसकी प्रशिक्षणशाला कहा गया है? तो प्रजातंत्र का, यानी प्रजातंत्र का प्रशिक्षणशाला कहा गया है। सरकारी मंडली सदस्यों की सेवा का उद्देश्य होता है। सरकारी मंडली की स्थापना के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होना चाहिए? तो 10। सदस्यों के आर्थिक उत्कर्ष के लिए सेवा को प्रधानता दी जाती है, तो वो है सरकारी मंडली। सरकारी मंडली डिविडेंड यानी नियमों के अधीन रहकर कर चुका सकती है। आर्थिक विकास के इंजन के रूप में किसे कहा गया है? तो कंपनी को। वर्तमान समय के भारत में कौन सी कंपनी अधिनियम लागू है? तो 2013। कंपनी अपने कार्य की सहमति कैसे व्यक्त करता है? तो सर्वमुद्रा के द्वारा। कंपनी अपने सदस्यों का दायित्व कौन से दस्तावेज द्वारा सूचित करता है? तो वो है आवेदन पत्र के द्वारा। क्लियर बेटा? एक और क्वेश्चन है यहाँ पर 11वां, कंपनी स्वरूप का महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है? तो इसका आंसर आएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी, अंशों का सरल स्थानांतरण। क्लियर कॉन्सेप्ट? आई होप, आशा करता हूँ आपको ये चीजें बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र का नहीं है? तो सार्वजनिक क्षेत्र में कौन नहीं आता बेटा? तो व्यक्तिगत मालिक कभी भी सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं आता। इनमें से कौन सा स्वरूप
कर्मचारियों के सरकारी कर्मचारियों के नियम में लागू होते हैं तो विभागीय संचालन। व्यवसायिक स्वरूपों में से कौन सा स्वरूप सबसे प्राचीन माना गया है तो वो है निजी साहस। निजी वैश्विक साहसों के लिए इनमें से कौन सा कथन गलत बताया गया तो संसद विधानसभा का प्रत्यक्ष अंकुश होता है, ये है इसका ऑप्शन। सार्वजनिक निजी साझेदारी के लिए इनमें से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कौन सा मतलब गलत कौन सा बड़ा तो ऑप्शन ए सरकार के पास से आवश्यक जमीन स्वयं खरीदनी पड़ती है। यह विधान क्या है गलत है बड़ा। क्लियर, आगे बढ़े। मालिकी कोष के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कोष सत्य नहीं है तो उसका राइट आंसर आएगा ऋण पत्र। कंपनी के सच्चे मालिक कौन होते हैं इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट तो सामान्य अंशधारी होते हैं जो कंपनी के सच्चे मालिक होते हैं। कंपनी के संचालकों को कौन से अंश बट्टे से अथवा नगद के अवैध सिवाय दे सकते हैं तो वो है स्वीट इक्विटी अंश। कंपनी के लाभ में से सर्वप्रथम लाभांश प्राप्त अधिकार किसको मिलता है तो पूर्व अधिकार अंशधारी को। कंपनी के विसर्जन के समय सर्वप्रथम पूंजी वापस किसे मिलता है तो ऋण पत्र धारियों। कंपनी के स्थायी संपत्ति में निवेश की गई पूंजी को किस नाम से जाना जाता है तो स्थिर पूंजी। ऋण पत्र धारक यहाँ कंपनी के लिए क्या कहलाता है तो लेनदार। धंधा की इकाई के लिए दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकता की संतुष्टि के लिए आंतरिक प्राप्ति स्थान मतलब लाभ का पुनः विनियोग। लाभ में नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ का पुनः विनियोग कौन सी कंपनी करती है तो वो है आर्थिक रूप से शुद्धता कंपनी। ये भी इंपॉर्टेंट है। सरकार दीर्घकालीन योजनाओं को सफल बनाने के लिए किस तरीके की पूंजी प्राप्त करता है तो ब्रांड पूंजी यानी ब्रांड कंपनी। अल्पकालीन के लिए कार्यशील पूंजी प्राप्ति का योग्य प्राप्ति स्थान क्या है व्यापारिक साख। डन। नेक्स्ट, थोकबंद व्यापारी और ग्राहकों के बीच मध्य कड़ी को क्या कहते हैं फुटकर व्यापारी कहते हैं। फिर से याद रखना, थोकबंद व्यापारी और ग्राहकों के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं फुटकर व्यापारी। अब नेक्स्ट, उत्पादक और फुटकर व्यापारी के बीच की मुख्य कड़ी को क्या कहते हैं थोकबंद व्यापारी। टॉपिक याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई एक एमसीक्यू कंफर्म आता ही है। माल का वितरण के मार्ग का प्रथम मध्यस्थी कौन होता है बेटा थोकबंद व्यापारी होता है जो एक तरीके के दलाल के रूप में काम करता है। ग्राहकों के साथ प्रत्यक्ष संपर्क करने वाले व्यापारी को क्या कहा जाता है फुटकर व्यापारी जो ग्राहकों को सीधे मिलते हैं। मध्यस्थी कौन सी दुकान में नहीं होती तो डाक व्यवहार की दुकान में नहीं होती। डाक व्यवहार की दुकानें कैसी वस्तुओं का अनुकूलन नहीं करती, नाशवान वस्तु कभी भी नहीं बेचती। एक ही स्थल पे अलग अलग प्रकार की वस्तुएं मिलती हों तो उसे क्या कहा जाता है शॉपिंग मॉल। यानी शॉपिंग मॉल में लगभग सारी चीजें सारी वस्तु एक ही स्थान पे मिल जाता है। आठवां, किसी निश्चित ब्रांडेड ट्रेडमार्क प्राप्त कंपनी के साथ करार करके उसी कंपनी की वस्तु का विक्रय करने अथवा बनाकर विक्रय करने वाली दुकान को फ्रेंचाइजिस कहा जाता है। ठीक है। टेलीमार्केटिंग द्वारा ग्राहकों को उचित मूल्य या उचित वस्तु या सेवा किस प्रकार की प्रदान कर सकते हैं तो मध्यस्थियों का ना हो। मध्यस्थी नहीं होगा तो सारी चीजों को उचित मूल्य पे सारी चीजों को मिल जाएगी। क्लियर। चलिए, एक देश अन्य देश के साथ व्यापार करे उसे क्या कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। यानी एक देश अगर किसी अन्य देश के साथ अगर व्यापार करता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन, आयतक ऑर्डर में जो विवरण दर्शाता है वह पत्र किस नाम से पहचाना जाता है इंडेंट। व्यापार के प्रकार में से कौन से प्रकार व्यापार विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है तो निर्यात व्यापार। जब हम वस्तुएं इंडिया से इंडिया की वस्तु बाहर जाती है या बाहर की वस्तु इंडिया में आती है तब हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त करना पड़ता है। निर्यातक को बिल ऑफ लैंडिंग कौन देता है तो जहाजी कंपनी देता है। ठीक है।
माल किस देश में उत्पादित हुआ है, यह दर्शाने वाला प्रमाण पत्र को क्या कहते हैं, उत्पादित प्रमाण पत्र कहा जाता है। भाई उससे ये प्रूफ होता है कि कौन से देश में इस चीज वस्तु को बनाया गया है। शॉपिंग ऑर्डर कौन देता है, तो जहाजी कंपनी देता है बेटा। भारत में विदेशी मुद्रा पर कौन सी बैंक नियंत्रण करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। माल का पैकेजिंग बराबर ना हो तो जहाज कप्तान निर्यातक को कौन सी रसीद देता है, दोष युक्त रसीद। यानी कि अगर मान लो पैकिंग बराबर नहीं होता है तो जहाज का कप्तान निर्यातक को दोष युक्त रसीद देता है कि भाई इसमें कुछ खराबी है, कुछ प्रॉब्लम है, कल जाके कोई बड़ी प्रॉब्लम हो तो मुझे मत बोलना। ठीक है। 9वां, इनमें से कौन सा माध्यम द्वारा निर्यात का प्रोत्साहन दिया जाता है, तो व्यापारी के संधियों की। 10वां, बैंक निर्यातक की सूचना के अनुसार आयात के पास से बिल की रकम का भुगतान सामने आयात को जो भी दस्तावेज देते हैं उन्हें किस नाम से पहचाना जाता है, तो डीपी के नाम से। किसके नाम से, डीपी के नाम से पहचाना जाता है। जहाजी कंपनी और निर्यातक के मध्य पूरा जहाज किराया पर रखने के लिए जो करार किया जाता है उसे चार्टर पार्टी करार कहा जाता है। लास्ट, कंपनी कानून 2013 की व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से किस कंपनी के लिए सामाजिक दायित्व निभाना कानून के लिए अनिवार्य माना गया, तो जिस कंपनी का वार्षिक टर्नओवर 1000 करोड़ होता है उनके लिए। कंपनी कानून 2013 व्यवस्था के अनुसार किस कंपनी को सामाजिक दायित्व के रूप में खर्चा करना अनिवार्य है, तो औसत वार्षिक लाभ कम से कम 2% हो उसका। कंपनी में बाह्य हित समूह में समावेश होने वाला हित समूह पसंद कीजिए, तो ग्राहक। धंधा का सामाजिक दायित्व अर्थात क्या, तो धंधा का समाज के प्रति उत्तरदायित्व। धंधा का समाज के प्रति उत्तरदायित्व। 5वां, धंधा का सामाजिक दायित्व कितने हितों के समूह के प्रति होता है, तो 7। सामाजिक दायित्व के संदर्भ में बाजार का राजा किसे कहा गया है, ग्राहक को। अश्लील या रंग भेद जैसे विचार विज्ञापन में प्रदर्शित ना करना या धंधा के लिए क्या है, सामाजिक दायित्व है। धंधा की आचार संहिता का अमल किस तरीके से होता है, स्वैच्छिक रूप से होता है। मनुष्य के नैतिक व्यवहारों का अर्धघटन करने वाला शास्त्र मतलब नीति शास्त्र। सामाजिक दायित्व का विचार कंपनी कानून 2013 की कौन सी कलम के अनुसार अनिवार्य बना है, तो वो है 135 कलम के अनुसार बनाया गया है। बड़ा इस तरीके से यहाँ पर बड़ा मैंने आपको सारे चैप्टर के एमसीक्यू समझा दिए हैं। आप जब एग्जाम देने जाओ तो एक बार प्लीज खाली इस एमसीक्यू की वीडियो को देखकर चले जाना। बस इस एमसीक्यू की वीडियो को एक बार एयरफोन लगा के सुन लेना बस। मैं आपको वादा करता हूं कि 16 में से 16 एमसीक्यूज आपके राइट होंगे, इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। अगर आपने ये पढ़ के चले गए बड़ा, विश्वास रखना बड़ा सत्यम सर के ऊपर, डेफिनेटली आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आएगा। और इस बात की श्योरिटी में देता हूँ बड़ा, मैं यूं ही कुछ भी नहीं बना देता हूँ। मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो बहुत सोच समझ कर वीडियो बनाता हूँ। तो ये आपके लिए बेनिफिट है बड़ा कि आपके लिए इतना बढ़िया कंटेंट लेकर आए हैं। और सारी चीज़ों को एक बार सुनकर जरूर चले जाना, आपके काम बहुत आएगा बड़ा, बहुत अच्छा रहेगा बड़ा। तो प्लीज़ पढ़ते रहना, अच्छे से समझते रहना। और अभी तो आप लोग 12th में भी आने वाले हो तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। सत्यम सर है ना लगभग सारी वीडियोस बनाएंगे, तो आप लोगों को जुड़े रहना है और पढ़ते रहना है, इसी तरीके से मेहनत करते रहना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। तो बस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए इतना ही। राधे राधे, जय माता दी।